आर्टिकल 43, आर्टिकल 43, आर्टिकल 41 और 42 याद है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और आज का है आर्टिकल 43। ठीक, चलो आर्टिकल 43 गांधीयन प्रिंसिपल में आता है ना ये? ठीक है, आर्टिकल 43 का क्लॉज बी। अच्छा, आर्टिकल 41 था कि स्टेट ट्राई करेगा एजुकेशन। 41 हाँ भाई, इसको कर ले। आप सही बात है, तुम सही बोल रहे हो। आर्टिकल 41 में एजुकेशन, वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस, याद है ना? पब्लिक असिस्टेंस, हेल्थ, वर्क और पब्लिक असिस्टेंस, ठीक, स्टेट प्रोवाइड करेगा। पब्लिक असिस्टेंस में तुमको समझ में आ रहा था क्या क्या चीजें? पब्लिक असिस्टेंस में ऐसे हेल्प है ना जो उन लोगों को प्रोवाइड किए जाए जिनको जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि पीएम के वो आवास वाला, ठीक है, और हाँ विडो पेंशन, मैरिज है ना, ओल्ड एज वृद्धा पेंशन स्कीम, ये सारे के सारे इसमें आ रहे थे। फिर इसके बाद आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन मतलब आप जहां भी वर्क कर रहे हैं वो एरिया, वो काम करने लायक होना चाहिए, वो जगह काम करने लायक होनी चाहिए। प्लस मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ या फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स। ठीक है, ये बस कीवर्ड्स हैं, आप कल समझ चुके हैं आर्टिकल 42 और 41। इतना भी अगर तुम याद रखते हो तो सवाल लग जाएगा, जो 1 लाइन पे क्वेश्चन होंगे वो लग जाएंगे। ठीक, अब देखो आर्टिकल 43 आ जाता है। आर्टिकल 43 को समझने के लिए तुमको अपने दिमाग में 3 बातें फीड करनी जरूरी है। पहली बात, अपने दिमाग में ये फीड करो कि आर्टिकल 43 3 प्रकार की चीजों में बात करता है क्योंकि ये 3rd नंबर पे है। ठीक, आर्टिकल 43 3 प्रकार की चीजों के बारे में बात करता है क्योंकि 3rd नंबर पे है। और दूसरी बात कि आर्टिकल 43 से रिलेटेड तुम 3 डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ोगे। एक 43 इटसेल्फ, एक 43A पढ़ेंगे आप, और दूसरा 43B पढ़ेंगे आप। समझ गए? आर्टिकल 43, 43A, 43B, समझे? अब एक बात अपने दिमाग में वापस से रिकॉल कर लो कि आर्टिकल 43A जो है वो 43 का क्लॉज नहीं है क्योंकि वो 43 कैपिटल है, और आर्टिकल 43B जो है वो भी 43 का क्लॉज नहीं है, वो अगेन एक नया आर्टिकल है। ठीक, जिसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 43 में आप 3 प्रकार की बातें पढ़ेंगे और वो तीनों प्रकार की बातें एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। दिमाग में ये फिट कर लो। और दूसरी बात दिमाग में ये डाल लो कि आर्टिकल 43 से रिलेटेड 3 आर्टिकल्स पढ़ेंगे आप। ठीक, तो आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 2 बातें कहता है। आर्टिकल 43 गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी लिखी होंगी जो गांधी जी से रिलेट कर रही होगी, मतलब गांधी जी की विचारधारा पे। आर्टिकल 43 ये कहता है कि जो वेजेस हैं, वर्कर्स के वेजेस, जो वर्कर के वेजेस हैं, देखो वेजेस को 3 पार्ट में क्लासिफाई करो। वेजेस के बारे में समझना थोड़ा जरूरी है। अगर हम वेजेस की बात करें तो वेजेस के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक, एक होता है मिनिमम, एक होता है मिनिमम वेज, मिनिमम वेज होता है एक, समझ गए? ठीक है, एक होता है फेयर वेज। अब पहले इन दोनों चीजों को समझो। मिनिमम वेज क्या होता है, फेयर वेज। मिनिमम वेज का मतलब क्या समझते हो? मतलब कम से कम पैसा, मतलब क्या होता है जी? 2 रुपए देते हैं। तुम लोग वैल्यू पे चले गए। मिनिमम वेज को या फेयर वेज को वैल्यू के बेस पे कभी डिफाइन ही नहीं किया गया। फिक्स रेट तो एक अलग चीज हो गई। फिक्स रेट मिनिमम वेज भी हो सकता है, फेयर वेज भी हो सकता है, थर्ड वाला होता है लिविंग वेज, वो भी हो सकता है। थर्ड वेज लिख दे रहे हैं, मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज। लिविंग वेज, वेज समझते हो ना, मजदूरी, पैसा। देखो मिनिमम वेज का
क्या कॉन्सेप्ट है? मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है कि तुमको इतना वैल्यू पर नहीं, मिनिमम वेज उसके यूटिलाइजेशन पर डिफाइन किया जाता है। मिनिमम वेज कम से कम उतना पैसा है जिससे तुम्हारे बेसिक नीड्स पूरे हो जाएं, रोटी कपड़ा मकान, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, इसको बोलते हैं मिनिमम वेज। समझ गए? पहले यहां मिनिमम वेज में तीन चीजें तुम्हारी फुलफिल होनी चाहिए। पहला फूड, दूसरा शेल्टर, तीसरा क्लॉथिंग। समझ गए? इस बात को याद रखना, नहीं तो वेज में कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि पॉलिटी में और हिस्ट्री में कई सारे, इकोनॉमिक्स में कई सारे जगह पे कहीं मिनिमम वेज लिखा रहेगा, कहीं फेयर वेज लिखा रहेगा और कहीं पे लिविंग वेज लिखा रहेगा। समझ गए? तो मिनिमम वेज का तीन मतलब होता है कि उतना इनकम तुम्हारी हो जिससे तुम बेयरली फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, समझ गए? कम से कम इतना पैसा होना चाहिए मिनिमम वेज। समझ गए? तो इसको कहते हैं बेयर मिनिमम, मतलब कम से कम, है ना? बेयर, बेयर मिनिमम, सिर्फ कम नहीं, कम से कम, वो एकदम मिनिमम लिमिट है। मिनिमम वेज इस वैल्यू से कम ना हो कि आप यही ना अफोर्ड कर पाए। समझ गए? ये हुआ मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट। अब फेयर वेज को समझने के लिए लिविंग वेज को समझो। लिविंग वेजेस क्या होते हैं कि तुम्हारा ये तीनों तो कंप्लीट हो ही, मतलब आपको जो बेयर मिनिमम है, आपकी रिक्वायरमेंट बेयर मिनिमम कम से कम, वो तो कंप्लीट होगी, उसके साथ में जो एक्स्ट्रा चीज है जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी कंप्लीट हो। जैसे एजुकेशन, इसमें एजुकेशन है, जैसे हेल्थ, इसमें हेल्थ है। समझ पा रहे हो मेरे बात को? एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवल, समझ पा रहे हो? ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी लिविंग वेज में, जो जीने के लिए एक्सेट्रा, जो जीने के लिए आपको आवश्यक चीजें हैं, आधारभूत चीजें तो यही तीनों हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड्स, वो यही तीनों हैं। इसके अलावा जो चीजें जरूरी हैं उनमें ये भी आते हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? एंटरटेनमेंट का सिर्फ पबजी ही मतलब नहीं होता है। एंटरटेनमेंट का होता है स्मार्टफोन पे रील देखना ही नहीं होता है। एंटरटेनमेंट का और भी संसाधन हो सकता है, बैठ के लूडो खेलना इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, चेस खेलना एंटरटेनमेंट, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, समझ रहे हो, गाना सुनना एंटरटेनमेंट, कुछ बैठ ढोलक बजा रहे हो, बात समझ में आ रही क्या? अब फेयर वेज क्या होता है? ये इन दोनों का एवरेज होता है। समझ गए? ये तीनों भी कंप्लीट हो जाए, समझ पा रहे हो क्या? फेयर वेज क्या होता है? किसी को अगर लग रहा है कि सर फेयर वेज समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब ये चीजें कंप्लीट हो जाए और इनमें से भी कुछ कुछ बहुत जरूरी चीजें कंप्लीट होती रहे। समझ रहे हो? सोसाइटी में, मिडिल क्लास परिवार में ज्यादातर लोग फेयर वेज वाले कंडीशन में आते हैं। तुम अपने हाईएस्ट एजुकेशन इफिशिएंसी पर तो नहीं जा पा रहे हो कि तुम पीएचडी भी कर लिए, पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री भी हासिल कर लिए, लेकिन तुम एक ऑप्टिमम, एक ठीक ठाक एजुकेशन लेवल अचीव कर पा रहे हो अपने लाइफ में। समझ रहे हो? तुम देश के या तुम शहर के सबसे महंगे या यूं कह लो सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते, लेकिन बीमारी से ठीक हो पा रहे हैं। वी गो टू द हॉस्पिटल, आप मेडिकल जाते हैं, दवा खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। तो ये चीजें पूरी हो रही हैं एक हद तक, और अभी राइट नाउ अगर सही से देखोगे तो तुम्हारे पास ये तीनों चीजें, ठीक, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना। लेकिन क्या सिर्फ यही कंप्लीट है? इससे ज्यादा थोड़ा थोड़ा सा इससे बेहतर है। क्या तुम सिर्फ सूखी रोटी और गुड़ खा पा रहे हो? तुम मैगी नहीं खा रहे हो? खा रहे हो? तो वी आर कैटेगराइज्ड अंडर दिस वेज, फेयर वेज। समझ गए? तो आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 पे अब आते हैं। यह कहता है कि वर्कर्स को लिविंग वेज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, अगर संभव होगा तो। समझ रहे हो लास्ट वाला, है ना? लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ठीक। और अब इसमें एक और चीज ऐड होती है जिसके वजह से
ये गांधीयन प्रिंसिपल वाले कंडीशन में आ जाता है। उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। अब सवाल ये है कि सर कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? ठीक है, कॉटेज का मतलब जानते हो? कॉटेज का मतलब होता है कुटिया, घर, झोपड़ी, दैट वाला कॉटेज। कृष्णा कॉटेज बहुत पुरानी मूवी है, देखिए है ना, कृष्णा कॉटेज बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, बहुत बहुत पुरानी मूवी है, हम बहुत छोटे दबाई वो पिक्चर, हॉरर मूवी है। हाँ, तो उस पिक्चर में कृष्णा कॉटेज नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वो एक घर के बारे में पिक्चर है, मतलब एक घर रहता है ना, उस घर का काफी ज्यादा जिक्र उस पिक्चर में। दैट इज वाइट इज नोन एज कॉटेज। हट समझते हो, हट झोपड़ी, वैसे ही कॉटेज, कुटिया को कॉटेज कहते हैं। साधु लोग कुटिया में रहते हैं, ऋषि मुनि कुटिया में रहते थे, दैट इज कॉटेज। समझ गए? हाँ, चीज कॉटेज, कॉटेज चीज कुछ बोलते हैं ना। हाँ, जो भी, तो कॉटेज समझ गए। अब कॉटेज इंडस्ट्री का क्या मतलब है? देखो, गांधी जी की एक विचारधारा थी। गांधी जी की विचारधारा ये थी कि इंडिया में, ध्यान से सुनना क्योंकि सवाल यहीं से आता है, हम जो बार तुमसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन आता है गांधी प्रिंसिपल पर बेसिस कौन सा आर्टिकल है, तो सुनो ध्यान से। गांधी जी के प्रिंसिपल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यह था कि अगर हम लोग गांव गांव में इंडिविजुअल पर्सन का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो भारत में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा। समझ गए? अब कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री को हिंदी में कहते हैं कुटीर उद्योग। कॉटेज को कुटिया कहते हैं, तो कॉटेज वाले इंडस्ट्री, इंडस्ट्री उद्योग, ठीक है, कुटीर उद्योग कहते हैं इसको। अब ये बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है। तुम झोपड़ी में इनकम करने के लिए कौन कौन सा उद्योग या काम कर सकते हो? जितने काम तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं घर बैठे करने वाले, जो मम्मी लोग करती थी पहले, वो सारे के सारे काम कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाएंगे। और कुछ काम आपको हमारी बताएंगे जो सबके घर नहीं होता लेकिन कुछ कुछ लोग करते हैं, जैसे कि साड़ी पे फाल लगाना। समझ रहे हो? घर पे कढ़ाई करना साड़ियों पर। जैसे कुछ कुछ घर वाले होते हैं, जहां पर आज भी होते हैं, जो लोग के यहां थोक में साड़ियां आती हैं, वो लोग उस पर कढ़ाई का काम करते हैं, अपने आंख से देखें। समझे? हम बहुत पहले चंदौली में जहां पे रहते थे रेंट पर, तो वहां पर जो लोग थे वो लोग करते थे। तो वो लोग क्या ना, मतलब ऐसे लकड़ी का पूरा सेटअप होता है, ऐसे चौकोर सेटअप होता है लकड़ी का, वो लोग साड़ी बिछा देते हैं और पूरा परिवार उस काम को कर रहा होता है। वो लोग कढ़ाई करते हैं साड़ी पर, कढ़ाई करते हैं, सितारा लगाते हैं, मोती लगाते हैं, जो भी साड़ी साड़ी पे रेशम से वो लोग कढ़ाई करते हैं। तो वो क्या है? वो घर में बैठा वो उद्योग है। कुछ लोग मोती बनाते हैं, हाँ, माला बनाते हैं कुछ लोग, है ना। तो ये क्या है? ये एक तरीके से आप घर को इंडस्ट्री बना लिया, घर में होने वाले काम को का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हो गया। वो उद्योग आपको पैसा दे रहा है। अगर यही चीज पूरे भारत में हर गरीब तक फैला दी जाए तो डेवलपमेंट होगा, इनकम आएगी। बड़े बड़े शहरों से जो प्लेन साड़ियां होती हैं, जिन पर अभी कढ़ाई होनी बाकी होती है, वो प्लेन साड़ियां गांव गांव तक जाएंगी ट्रांसपोर्ट होकर के। गांव में लेबर वर्कर बहुत सारे खाली बैठे हुए हैं, तो अगर उनको सिखा दिया जाए तो वो लोग करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो कढ़ाई की हुई साड़ी है वो पैक होकर मार्केट में अच्छे दाम पे बिक जाएगी, तो इनको भी कुछ पैसा मिल जाएगा। इसके बाद पशुपालन, वो तो अभी आगे आएगा, पशुपालन भी आगे आएगा, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ना आर्टिकल 48 तो वहां पर आएगा। पशुपालन को भी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। घर में गांव में घी बनाया जाता है दूध से, क्या अचार बनाया जाता है, वेरी गुड, घी बनाया जाता है। घी का उद्योग कर सकते हैं आप, घर में घी बना करके अचार बना सकते हैं। समझ मेरे बात को? दही बना के सेल कर सकते हैं, समझ रहे हो? दूध भी लोग सेल करते हैं। ये सब क्या है? ये सब कॉटेज इंडस्ट्री के अंडर में आता है। समझ रहे हो? गांधी चरखा चलाया करते थे। गांधी जी उसका प्रचार बहुत बड़े लेवल पे किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि ऐसा नहीं गांधी जी कहते थे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के चरखा चलाओ, नहीं। जो बच्चे पहली बार देखते हैं उनको यही लगता है बचपन में कि अच्छा गांधी जी कहते चरखा चलाओ। गांधी जी ये नहीं कहते पढ़ाई, गांधी जी खुद एजुकेटेड, गांधी जी ये क्यों बोलेंगे पढ़ाई लिखाई छोड़ के चरखा चलाओ? गांधी जी ये कहते थे कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप बेरोजगार है, तो आप ऐसा फील मत करिए, क्योंकि बहुत कुछ है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। आप चरखा से सूत बुनिए, ऊन बनाइए, सूत बनाइए, खादी को डेवलप करिए। जो भारत में कपड़ा बनाया जाता था, हम लोग बनाते थे, दैट इज खादी। और खादी बहुत महंगी मिलती है आज के टाइम पर।
हाँ, इंस्पायर करने के लिए झंडे पर भी आपको याद है चरखी का चित्र था, तो हम लोग पढ़े हैं। तो वो इंस्पायर करते थे कि जो भी काम आप घर में करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, उस काम को भारत सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। दिस वॉज कॉटेज इंडस्ट्री। समझ गए? तो प्रोवाइड द स्टेट शैल प्रोवाइड लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। लिविंग वेजेस आपको समझा दिए, ठीक? क्योंकि अगर तुम सिर्फ मिनिमम वेज प्रोवाइड करोगे ना, फूड शेल्टर क्लॉथिंग, तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा ना इंडिया में। समझ पा रहे हो? डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, समझ रहे हो? ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर, तो एक तो द स्टेट शैल प्रोवाइड लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, और दूसरी बात कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। समझ गए? ये सवाल डायरेक्ट आता है कि गांधीयन फिलॉसफी पर कौन सा आर्टिकल है जो कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोशन पर बेस्ड है? आर्टिकल 43। समझ गए? तो वो तीन बातें कौन सी थी जो हम तुमको बोल रहे, दिमाग में फिट कर लो। वो तीन बातें, तीन प्रकार के वेजेस। समझ गए? तीन प्रकार के वेजेस जिस आर्टिकल में डिस्कस किए जाते हैं वो 43। 33 तो आपको याद हो गया ना? 33 तो आता भी नहीं डीपीएससी में। 33 आता है क्या डीपीएससी में? अरे 30 से स्टार्ट करते हैं ना, और क्या 53 डीपीएससी में आएगा? तो 3 वाला सिर्फ बचा 43। तो जहां भी डीपीएससी में 3 वाली बात डिस्कस हो रही है, समझ रहे हो, वहां पे तीन प्रकार के वेजेस हैं, और वो 43 बनेगा, क्योंकि 33 चला गया फंडामेंटल राइट्स में, 53 आ जाएगा प्रेसिडेंट में, यूनियन में चला जाएगा। तो 43 तीन प्रकार के वेजेस का डिस्कशन हो रहा है। समझ गए? और साथ में ध्यान रखना कॉटेज इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। समझ गए? तुम पीवाई को उठा करके देखना, तुमको कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल कई बार दिखेंगे, और अगर आप डीपली नहीं पढ़े हुए तो आपको ये सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स लगेंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। ये है आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। समझ गए? लिखना स्टार्ट करो इसको, लिखो फिर अगला आर्टिकल। नहीं सही है, वहां से तुमको वहां से बोर्ड पर कहीं और दिख रहा ना, तो करेक्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उतना एज छोड़ देते हैं नीचे। चलो आगे देखो, आर्टिकल 43A और 43B। आर्टिकल बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? कुछ आर्टिकल्स हैं जो तुमको ना अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि तुमको एक आर्टिकल ध्यान रखना पड़ेगा, आर्टिकल 43, 43A, 43B, उसके बाद आर्टिकल 46, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 41, 42। 47 हम पढ़ाए हैं, पहले का 47 पढ़ा हुआ है। जो चीजें पहले की पढ़ी हुई हैं उनको ध्यान रखने की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। पढ़ा तो हम पूरा ही डिटेल्स की रहे हैं, तुम लोग के लिए हम बोल रहे हैं कि जैसे लास्ट में एक बार समराइज भी कर दीजिएगा। तुम गांधी आर्टिकल की बात कर रही हो तो उसमें तो 6 याद करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ठीक है। देखो 43A में क्या है कि जो वर्कर्स हैं, ठीक, उनको प्रमोट किया जाएगा कि आप इंडस्ट्री में काम करिए। समझ गए? वर्कर्स को मोटिवेट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए। समझ गए? तो स्टेट शैल प्रमोट पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब हिस्सेदारी, भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज। समझ गए? वर्कर्स इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करें। क्यों? इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने से ओवरऑल कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्री में वर्कर्स आएंगे, इंडस्ट्री अच्छे से चलेगी तो कंट्री डेवलप करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री किसी ना किसी मटेरियल को डिजाइन करने के लिए, किसी ना किसी मशीन को डिजाइन करने के लिए बनी होगी। या फिर हो सकता है कि इंडस्ट्री जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री हो, DARY, है ना, जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती हो। ठीक है? तो अगर वर्कर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट का लॉस होगा। और इससे क्या होगा कि वर्कर्स का भी अपना फायदा होगा। वर्कर्स का अपना क्या फायदा होगा? ओवरऑल जो वर्किंग क्लास है, जो वर्कर और लेबर की क्लास है, उन लोगों का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा। समझ गए? आर्टिकल 43A किस में आता है आपको याद है? किस प्रिंसिपल में आता है? पहला वही है ना, ये पूरे के पूरे वर्कर्स का जो क्लास है, इनका जो वर्ग है, इस पूरे को डेवलप करेगा इकट्ठा। ठीक है? अब आर्टिकल बस इतना ही है। ठीक, तो क्या कीवर्ड ध्यान रखोगे? पार्टिसिपेशन किसका? वर्कर्स का। कहां पर?
इंडस्ट्री में, ठीक। और आर्टिकल 43 बी आपको बहुत पहले से भी याद होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट है, समझ गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़े शब्दों में भी समझ सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कुछ वर्किंग क्लास या कुछ लोग मिल करके एक ऐसा इंडस्ट्री टाइप का ही कोई सिनेरियो डेवलप करते हैं जहां पर लोग आकर के जुड़ते हैं और फायदा भी कमाते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है, समझ गए। कुछ कुछ किताबों में अमूल लिखा होता है, अमूल जानते होंगे ना, कुछ कुछ किताबों में अमूल लिखा होता है, तो आपको कंसिडर कर लीजिएगा। अमूल एक कंपनी है, तुमको पता है, ठीक है। अमूल का पैकेट में दूध मिलता है, दही मिलता है ना। और अमूल और अमूल कंपनी का बहुत सारा कॉस्मेटिक का सामान मिलता है, मेकअप का सामान मिलता है अमूल का। हाँ, तो तुम लोग यही तो तुम लोग नहीं पता है, समझ रहे हो, यही तो नहीं पता है। तो अभी यार देखो, हम अगर बेइज्जती कर देंगे तुम लोग की, फिर ये बेइज्जती यूट्यूब पे चली जाएगी, है ना। मिलता है। अमूल एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। अमूल सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट चॉकलेट से सीमित नहीं है, समझ गए। अमूल का सनस्क्रीन मिलता है, तुम लोग को पता ही नहीं है, बताओ। अमूल का साबुन मिलता है, तुम लोग को पता ही नहीं है। कैसे, क्यों दिखेगा मार्केट में, पागल। अगर वो अमूल का प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आ जाएगा तो मार्केट में थर्ड पार्टी लोगों को पैसा देना पड़ेगा, प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। ये जो बताते तुमको एक चीज, क्या कहते हैं इसको, जो मार्केटिंग कंपनीज होती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, जैसे कि आरसीएम, वेस्टीज, अमूल, तो अमूल भी उसी में आता है। अमूल के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चल गए मार्केट में, डेयरी प्रोडक्ट तो चल गए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं अमूल जो डायरेक्ट ट्रांसफर करता है, लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाता है, बस जोड़ने वाला सीन नहीं होता है, इसको जोड़िए, उसको जोड़िए, उसको जोड़िए, उसको जोड़िए, 4 लोग को जोड़िए, फिर सामान। हाँ, वैसे जोड़ करके लोग बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं। हाँ, जिसको खरीदना है वो प्रोडक्ट, उसको उस कंपनी से जुड़ना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा, समझ रहे? उसका फायदा भी कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नुकसान भी लगता है। लेकिन कभी भी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के चक्कर में मत पड़ना, कुछ होगा नहीं, तुम्हारा मजाक बन जाएगा फिर, समझ गए, तुम्हारा कंप्लीट मजाक बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। लाइफ में एक बार पढ़ के देखो ना, वो मन नहीं मानता, एक बार लाइफ पढ़ के देखो ना चक्कर में। तुमसे बोलेगा जुड़िए, 2500 3000 का सामान खरीदिए, सामान खरीदने का आपको इतना सामान नहीं है, फिर आपको पॉइंट्स बढ़ जाएगा, फिर एक दिन आपको BMW मिल जाएगी, समझ रहे हो। वो आदमी जो खुद साइकिल पे चल रहा है वो तुमसे कहेगा आपको BMW मिल जाएगी, ठीक है, बस 1 साल में आपको मिलेगी BMW। कोट पहन के सवाल जाएंगे मीटिंग करने के लिए, बिना नहाए हुए, बाल इतना बड़ा लेकर के। यूट्यूब पर देखो ना, झंडों की तरफ चले आता है कपड़ा पहन करके, समझ रहे हो। पहले कहता है कि मेरे पिताजी इस साल मरे थे, एक बोला है इंस्टाग्राम, मेरे पिताजी इस साल मरे थे, फिर कहता है मेरे पिताजी इस साल मरे थे, उसके नीचे एक बोला कमेंट कहता कितने पिताजी हैं तेरे पे, समझ रहे हो। मतलब ये क्या है, एकदम वाहियात काम करते हैं लोग, पूरा का पूरा वाहियात काम करते हैं, कोई लॉजिक नहीं इनके काम के पीछे। वो लोग क्या करते हैं कि वो बेवकूफ बन गया जुड़ करके, तो अब वो अपना फायदा निकाल ले, इसके लिए 4 और लोग को बेवकूफ बनाएगा वो, फिर वो 4 कम से कम अपना फायदा निकाल ले, इसके लिए वो और 4 को बेवकूफ बनाएंगे, समझ रहे हो। तो 43B क्या है, लेकिन यहां पर बात उसकी नहीं चल रही, यहां पर बात कुछ और चल रही है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात चल रही है, ठीक है। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जिस तरीके से पंचायत का मतलब, पंचायत ऑर्गेनाइज किया जाएगा आर्टिकल 40 में पढ़े आप, लेकिन पंचायत के आर्टिकल अलग से आप पढ़ते हैं। उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेवलपमेंट एंड प्रमोशन किया जाएगा, ये आप पढ़ रहे आर्टिकल 43B में, इसके अलग वाले भी आर्टिकल्स हैं। तुम पढ़े हो पहले पंचायत के आर्टिकल्स हैं, फिर म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स हैं, फिर आर्टिकल याद है, पंचायत के आर्टिकल्स 243 से लेकर के 243O, फिर म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स 243P से लेकर के 243ZG तक, फिर कोऑपरेटिव के 243ZH से लेकर के 243ZT तक, समझ गए, नहीं याद है, उठाओ। तो ये 3 आर्टिकल है, तो उनको ध्यान रखना, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, 43B, और अगेन ये भी गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्योंकि ये ज्यादा काम करता है गांव गांव में, या फिर जो छोटे शहर है वहां पर इट वर्क्स, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सोसाइटी के लोग जुड़ते हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपना फायदा कमाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सारे प्लानिंग है, लेकिन छोटे शहरों में या गांव की तरफ ये एरिया जो है वो, अगेन गांधी जी का हम तुमको कल आइडियोलॉजी बताए थे ना, वो हाँ, ग्राम स्वराज, समझ रहे हो,
वो चाहते थे कि गांव अपने हिसाब से ही ऐसा कुछ कर पाए, गांव के लोग, कि उनका डेवलपमेंट हो। अब अगेन वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में होना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि गांव वाले बम बनाने लगे, समझ रहे हो? इंटरनेट है तो इंटरनेट पे सीख ले बम कैसे बनाते हैं, बम बना के बम सप्लाई करने लगे, समझ रहे हो? जैसे कि भारत के कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है जहां पर कट्टा बनने लगता है, लोग कट्टा बना के बेचने लगते हैं, कट्टे का फैक्ट्री है, जैसे ईंटे की फैक्ट्री है, समझ रहे हो? जैसे ईंटे की फैक्ट्री है, ईंटा बनाते हैं लोग, ईंटा देखो ना गाँव में, ईंटे का भट्टा होता है, बनाते लोग, ईंटा पकाते हैं लोग, वैसे ही, समझ गए? ठीक। तो ये हो गया 43। ध्यान रखना, ये सोशलिज्म प्रिंसिपल और ये गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है? लिखो, बोल दे, आगे बढ़े। एक चीज और नोट कर लो, इसी में क्या नोट कर लो कि आर्टिकल 43 ए जहां लिखे हो तो ये एडेड आर्टिकल है, इंसर्ट किया गया है ना नया आर्टिकल 43 के बाद, तो इसका अमेंडमेंट लिख लीजिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और 43 बी भी ऐड किया गया है, तो लिखिए 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, और ये इंप्लीमेंट हुआ था 2012 में, समझ गए? 2012 में ये इंप्लीमेंटेशन इसका शुरू हुआ था, नोट करो। आगे बढ़ा जाए, अगला लिखो आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 कहता है कि पूरे के पूरे देश में सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि एक ही कानून हो, ठीक है? एक ही कानून हो, एक ही नियम हो, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक मैटर के ऊपर पूरा का पूरा देश एक ही कानून फॉलो करे पूरे देश में। मतलब ये संभव हो, सरकार हर संभव प्रयास करेगी, अगर ये संभव हो सरकार ऐसा करेगी। अब एजुकेशन पर हो सकता है, जैसे कि ट्रिपल तलाक वाला मैटर इससे रिलेशन रखता है, और पूरे के पूरे देश में अगर मान लो कि शादी करने का कोई तरीका ढूंढा जा रहा है कि शादी किस किस तरीके से हो सकती है, तो पूरे के पूरे देश में मैरिज बाय रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। हिंदू मैरिज अलग है, लेकिन वो करने के बाद भी आप शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं, लोग करवाते हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है? ताकि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दोनों पार्टनर में से कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो बाकी के सेकेंड पार्टनर को गवर्नमेंट के जितने भी फैसिलिटी है वो मिल सके, ठीक है? इसलिए लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक? तो कराना चाहिए ना, अब लोग करवाते हैं, आजकल के लोग करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं क्योंकि अगेन वही बात है कि गवर्नमेंट का जो सुविधा है वो नहीं मिलेगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है शादी का, तब तो गवर्नमेंट की सारे गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो क्या? तो आर्टिकल 44 कहता है, और ये हर मैटर के लिए बोलता है कि अगर सरकार को जब जब लगेगा कि अब बना देना चाहिए, तो सरकार एक मुद्दे पर एक ही कानून बनाएगी जो पूरा देश फॉलो करेगा, ठीक है? तो अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहला राज्य कौन सा फॉलो किया? ठीक है, बस इतना ही लिख लीजिए, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब लिखिए आर्टिकल 45 इसके बाद। चलो 45 देखो, आर्टिकल 45 पढ़े हो पहले से भी हल्का सा, ठीक है? तो आर्टिकल 45 ये कहता है, सुनो ध्यान से, दो बातें हैं। पहली बात कि चिल्ड्रन को अर्ली चाइल्डहुड केयर स्टेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? जब हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं तो आपको उस दिन बता रहे थे कि बच्चों को फल फूल या फिर खाने के लिए दूध, दवाएं, ये सब कुछ स्टेट प्रोवाइड करता है, या फिर सरकार कुछ पैसा भी देती है ना। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अलग अलग, अगर सरकारी अस्पतालों द्वारा बच्चा पैदा हो रहा है, अगर कोई फीमेल है उसका बच्चा अगर सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ तो फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको कुछ पैसा, समझ गए? और उसको कुछ चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करती है, जैसे कि दूध हो गया, उसके अलावा कुछ दवाएं हो गई, ठीक है? तो इसमें दो बातें हैं।
पहली बात तो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर, बच्चा जब छोटा है तब। और दूसरी बात है एजुकेशन की। अब जो एजुकेशन वाली बात है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को एजुकेशन सरकार प्रोवाइड करेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, समझ गए? तो इसमें दो केसेस बन जाते हैं, पहला और दूसरा। एक केस है बिफोर 2002, 2002 के पहले का क्या सीन था, और एक है आफ्टर 2002। अब ये 2002 क्यों है? क्योंकि 2002 में अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 86th अमेंडमेंट हुआ था। 86th अमेंडमेंट एक्ट ना, जिनको नहीं याद है ना, 8-6 अच्छा से बच्चों का पढ़ना अच्छा होता है, ठीक है। 86 अमेंडमेंट। तो 86 अमेंडमेंट जब हुआ 2002 में, इसके पहले क्या प्रोविजन था कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और ये चीज अभी भी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये अभी भी है। डिफरेंस ये है कि पहले था 14 साल तक के बच्चे, मतलब 0 से 14 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगी, प्रयास करेगी। और अब क्या है? 6 साल तक, मैक्सिमम 6 साल। बच्चे की आयु मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 14 साल पहले था, और अब है 6 साल। आफ्टर 2002 से लेकर के प्रेजेंट डेट तक, आज तक यही सीन है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि 86 अमेंडमेंट से इस उम्र को चेंज कर दिया गया है। ये तो अमेंडमेंट में तुम पहले लिख चुके हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो पहली बात, आर्टिकल कौन सा है भैया? ये 45। आर्टिकल 45 कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, बच्चा जब छोटा है तो उसका केयर, अब छोटा का मतलब अगेन 6 साल वाला सीन है, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन, तो पहले एजुकेशन 14 साल तक के बच्चों के लिए था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और अब 6 साल तक के बच्चों के लिए, समझ गए? ठीक है, नोट करो, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ आर्टिकल 46, हेडिंग लगाओ आर्टिकल 46। देखो आर्टिकल 46 क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात है। आर्टिकल 46, देखो कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप पहले नहीं जानते थे, जिनमें आर्टिकल 36 था, आर्टिकल 37, आर्टिकल 41, 42, 43, 44 पहले जानते हैं, और एक 46। ये आर्टिकल्स आप पहले नहीं जानते थे। और एक और है 51, वो सिंपल है, चलो लिख देते हैं। ये आर्टिकल्स आप पहले नहीं जानते थे ना, आप अभी तक जितना पढ़े हैं डीपीएससी के पहले, उनमें जिन डीपीएससी को आप जाने, उनमें इन आर्टिकल्स को आप नहीं जानते थे, ठीक। तो आर्टिकल 36 में तो स्टेट का डेफिनेशन, आर्टिकल 37 में आप क्या पढ़ते हैं? 3 प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, कि डीपीएसपी कहां पर कैसे काम करता है। तीनों प्रिंसिपल में आप पहले ये पढ़े कि डीपीएसपी के आर्टिकल्स को चैलेंज नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। फिर आप सेकंड प्रिंसिपल में आर्टिकल 37 में, सेकंड प्रिंसिपल में ये पढ़े कि गवर्नेंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, सरकार जब देश को चलाएगी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा आप पढ़े कि जब भी कोई लॉ बनाया जाएगा तो डीपीएससी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, ठीक। तो ये था 37। इसके बाद 41 पढ़े। 41 में स्टेट शैल प्रमोट और ट्राई टू प्रोवाइड एजुकेशन और वर्किंग, एजुकेशन, वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस, समझ गए? याद नहीं है बहुत सारे लोगों को। आर्टिकल 42 की बारी आती है। आर्टिकल 42 में आप क्या पढ़े? जस्ट एंड ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव, या फिर मतलब मैटरनिटी लीव या बेनिफिट्स या रिलीफ, ठीक। अच्छा, मैटरनिटी लीव पहले कितने साल, कितने सप्ताह तक था? 12 सप्ताह तक था। अब कितने सप्ताह तक है? 26 सप्ताह तक है। 26 सप्ताह तक कब हुआ है लिखे हो? ठीक है, 2017 में। आर्टिकल 43 की बात करते हैं। आर्टिकल 43 में 3 चीजें और 3 आर्टिकल रिलेटेड। आर्टिकल 43 में 3 चीजें, लिविंग वेजेस, आपको याद है क्या? लिविंग वेजेस एंड कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, लिविंग वेजेस एंड कॉटेज इंडस्ट्री। उसके बाद आर्टिकल 43 का ए आता है। आर्टिकल 43 के ए में तुम क्या पढ़े? ठीक, कि स्टेट प्रमोट करेगा वर्कर्स को कि तुम पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में।
फिर आप पढ़े 43 का बी, उसमें आप पढ़े कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ठीक। उसके तो ये 43 हो गया। उसके बाद 46, अब 46 में क्या है कि द स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सुनो ध्यान से, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। समझ गए? समझ पा रहे हो कि राज्य जो है वो अलग से ऐसा प्रावधान बनाएगा या फिर राज्य को ऐसा काम करना चाहिए जिसके वजह से SC ST या उनके अलावा भी जो वीकर सेक्शन है, ठीक, उनको गवर्नमेंट एजुकेशन में सपोर्ट करे, समझ गए, या फिर उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे। एजुकेशन में सपोर्ट कैसे करे? रिजर्वेशन में मत चले जाना। एजुकेशन को सपोर्ट कैसे करे? स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, समझ रहे हो? स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे SC STs को या फिर और भी जो वीकर सेक्शन है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके उनको सपोर्ट करेगी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो उन कई सारे जॉब वैकेंसी जैसे निकाले जहां पर सिर्फ SC ST को ही मौका मिले ताकि वो डेवलप हो। और SC ST को सिर्फ मौका मिले इस बात को तुम अदरवाइज मत लेके चलना, उनको डेवलप किया जा रहा है सोशल ग्राउंड पे, उनको भी बाकी कैटेगरी या बाकी क्लास के बराबर ले आने का प्रयास कर रही है सरकार, समझ गए? तो आर्टिकल 46 ये कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट व्हाट? तो एजुकेशन है ना, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs STs other weaker sections इकोनॉमिक नहीं, अदर वीकर सेक्शंस, ठीक। जैसे कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, कहीं पर किसी और प्रकार का फ्री एड प्रोवाइड करना, मुफ्त सहायता, ठीक है। जैसे कि हम लोग कई बार जॉब का फॉर्म भरते हैं, है ना, तो जनरल और OBC को पेमेंट करना होता है फॉर्म का, SC ST के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। ऐसा बहुत सारे जगह पे है भारत में ना, बहुत सारे जॉब्स में, ठीक है। या फिर जनरल और OBC के कंपैरिजन में SC ST को कम फॉर्म देना होता है, समझ रहे हो? तो एक ऐसा ही टर्म वो भी बन जाता है ना, ऐसे वुमेन का भी तो होता है, कई सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप महिला हैं, किसी भी कैटेगरी की महिला है, किसी भी क्लास की महिला है, जनरल SC ST OBC या फिर और कोई अगर महिला है तो फॉर्म, SSC में देख लो, SSC के पेपर में अगर आप महिला हैं तो आपको 0 फीस है फॉर्म की, है ना। और अगर आप लड़के हैं और आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस देना है, नहीं तो आपको फीस नहीं देना अगर उसके अलावा कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, समझ गए? तो ये बेसिकली क्या है, ये इनका डेवलपमेंट, इनका प्रमोशन है, मतलब इनको प्रमोट किया जा रहा है, एक प्रकार से गवर्नमेंट इनको बैक कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, समझ गए? लिखो, ठीक है, लिखो, डी लगाओ, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 हो गया। आर्टिकल 47 कहता है द स्टेट शैल रेज, बढ़ावा देना, द स्टेट शैल रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ इतना समझ में आ रहा है? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ मतलब कि लोगों को, सिटीजन्स को जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि वो न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाए, जिसके वजह से पब्लिक हेल्थ भी बढ़ेगा, पब्लिक हेल्थ का लेवल बढ़ेगा, ठीक, कम लोग बीमार रहेंगे अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो। और इसी में एक और चीज ऐड कर दी जाती है कि अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो उनके रहने का तरीका भी ज्यादा बेहतर रहेगा।
अगर लोग बीमार रहेंगे तो अपने रहने के तरीकों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बेसिक नीड्स खराब हो जाएंगी, क्योंकि आज जहां पर आपका सबसे अधिक पैसा खर्च होता है वो है मेडिकल सेक्टर। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आपकी सेविंग रखी रखाई 8 लाख 10 लाख जो भी है सब खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। और गवर्नमेंट जॉब में सबसे बेस्ट चीज यही है कि अगर आप बीमार पड़ते हैं, है ना, तो या तो गवर्नमेंट आपको मेडिकल प्रोवाइड करेगी, और अगर आप किसी और हॉस्पिटल में गए हैं तो आप पूरा का पूरा मेडिकल खर्चा रीइंबर्स करवा सकते हैं, समझ रहे हो। अगर तुम बीमार पड़े प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, कई सारे प्राइवेट सेक्टर में तो मेडिकल लीव है, लेकिन कई सारे प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। तुम जब तक ठीक हो तुम तभी तक काम करोगे और तभी तक पैसा मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो फिर मेडिकल लीव आपको मिल जाती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तुमको याद रखने के लिए सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी होगी, न्यूट्रिशन, और इससे तुमको पब्लिक हेल्थ अपने आप याद आना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 47। इसके बाद साथ ही में कंप्लीट करेंगे आर्टिकल 48। लेकिन आर्टिकल 48, अच्छा ये एक आर्टिकल 47 जो है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है बता सकते हो? और कुछ? कितने लोगों को गांधीयन प्रिंसिपल के सारे आर्टिकल्स याद है? 6 आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से? 40, 43, 43 बी, ए नहीं है, 46, 47, 48। अब अगर तुम सिर्फ इसको देखोगे तो ये न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ की बात कर रहा है, समझ गए। ये जो टर्म है न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये पूरा का पूरा टर्म एक समाज को लेकर बात करता है, ये इसमें इंडिविजुअलिज्म नहीं है, समझ में आ रहा है। गांधी जी इंडिविजुअलिज्म की बात करते थे कि हर एक आदमी अगर स्वस्थ होगा तो पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। अगर आर्टिकल 47 को सिर्फ इतना पढ़ा जाए तो ये सोशलिज्म पर बेस्ड है, सोशलिज्म कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर इसी को गांधी जी के भाषा में समझना हो तो गांधी जी ये कहते थे कि रिस्ट्रिक्शन या फिर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट intoxicating ड्रिंक्स एंड फूड्स। गांधी जी कहते थे कि जो चीजें हानिकारक हैं, चाहे वो कोई ड्रिंक हो या कोई फूड हो, उनको प्रोहिबिट करो, उनका रोकथाम करिए आप। हेल्थ में बहुत बढ़ावा आएगा, मतलब हेल्थ बहुत डेवलप करेगा। जैसे कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, अल्कोहल, दारू, समझ में आ रहा है क्या? मत पियो। वाइन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज का अपना नुकसान है, बहुत ज्यादा एक्सेस में चाय पियो उसका नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने कुछ चावल प्रोवाइड कराते हैं, उसमें भी तो वो लोग मतलब प्लास्टिक के उससे बना देते हैं। क्या करते हैं? मतलब उस चावल खराब होता है, इसको जब भी होते तो वो पूरा मेल्ट हो जाता है। क्या मेल्ट हो जाता है जी? चावल जो गवर्नमेंट देती है, चावल गवर्नमेंट देती है, हाँ, वो तो जब पानी में भिगोएंगे ना तो पूरा मेल्ट हो जाता है, चावल गल जाता है। हाँ, उससे बहुत मतलब मिक्सअप चावल होता है। कोटा पर जो सामान मिलता है उसी का बोल रही हो ना? कोटे पर का तो हम भी खाए यार, ऐसा तो नहीं होता है। वो गवर्नमेंट मिक्सिंग करेगी पागल, कि लोकल लेवल पे करेंगे लोग। कई बार ऐसा जो कोटेदार होता है, जो कोटा पर सामान देता है, जो वहां का मैनेजर होता है, जो भी उसका इंचार्ज होता है, वो आदमी मिलावट करके बेचता है। वो मिलावट करके क्यों बेचेगा? ज्यादा बेच पाएगा, उसका फायदा होगा, है ना। वो अरे तो फ्री में तुमको मिल रहा है, सरकार दे रही है, लेकिन उस आदमी का तो फायदा हो जाएगा। हाँ, अगर सरकार मान लो उसको 500 किलो चावल दी बांटने के लिए, वो आदमी 200 किलो चावल निकाल के उस 200 किलो में कुछ और मिला दिया, प्लास्टिक का चावल मिला दिया, तो बाकी जो 200 किलो तुमको फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुमको लग रहा है फ्री में आ रहा है, गवर्नमेंट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन उसको जो 200 किलो चावल लिया है वो उसको तो मार्केट में बेच के पैसा कमा लेगा ना। वो बेईमान दुकानदार पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? ठीक है। तो प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड फूड, ये इंडिविजुअल बेसिस पर आप कर सकते हैं। हर एक इंसान अगर जो हानिकारक पेय पदार्थ उसका सेवन छोड़ दे, है ना। अच्छा, फूड कौन से हो सकते हैं? जहरीले पदार्थ जो मार्केट में, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, फ्रोजन फूड्स वगैरह होते हैं ना। मार्केट में तुम जाओ, मार्केट में एक ही तेल में कई बार चीजों को छानेगा और कई दिन तक लगातार छानेगा, वो डीप फ्राइड हो जाता है।
समझ रहे हो मेरे बात को? उसका भरपूर ऑक्सीडेशन हो चुका होता है और फिर वो नुकसान करेगा तुमको। समझ रहे हो? ठीक है। तो गांधी जी, ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन फिलॉसफी पर ये बेस्ड है। समझ गए? दोनों एक ही बात है, दोनों हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये कह रहा है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करो, ये भी अपने आप में यही बात कह रहा है, अलग भाषा में कह रहा है। समझ गए? इसीलिए तुम आर्टिकल 47 सोशलिज्म में भी देखोगे और गांधीयन में भी देखोगे। समझ गए? ये सोशलिज्म में भी है ना, और गांधीयन आइडियोलॉजी में भी है, दोनों में लिखे हो। ठीक, नोट करिए इसको। आर्टिकल 47, लेकिन वो हेल्दी, जो भी खाते पीते होंगे वो हेल्दी खाते होंगे ना, तब सही बात है। ठीक है, चलो देखो आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 क्या कहता है भाई? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना, कृषि एवं पशुपालन। ठीक, तो आर्टिकल 48 ये कहता है कि ऑर्गेनाइज करना चाहिए, स्टेट शैल ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बोलो बोलो। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ जाए। तो आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, मतलब कि सरकार प्रयास करेगी कि कृषि को दूर दूर तक डेवलप किया जाए, फैलाया जाए भारत में, और जो कृषि प्रधान रीजन क्षेत्र हैं, सरकार उन क्षेत्र को डेवलप करे और वो सारे संसाधन प्रोवाइड करे जिससे एग्रीकल्चर डेवलप करे। समझ गए? ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ठीक, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए जिससे इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट्स, इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए, क्योंकि हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं विदेशों में। ठीक, अब इसमें ना दो तीन छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन छोटे छोटे स्टैटिक फैक्ट से कनेक्ट करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को सरकार बढ़ावा देगी। ठीक है, गांधी जी क्या कह रहे थे? गांधी जी का भी अपना विचार था। अभी तक ये अकेले गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है, इसमें जो अगला सेंटेंस, अगला स्टेटमेंट है वो गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड। देखो वो क्या है। गांधी जी कहते थे कि प्रोहिबिट, रोको, प्रोहिबिट काउ स्लॉटर। समझ गए? काउ स्लॉटर है ना, गाय, गाय को लोग मारते हैं, उसको रोको, क्योंकि गाय हमको बहुत कुछ देती है। समझ रहे मेरे बात को? गांधी जी का बेसिक आइडियोलॉजी ये था, हम लोग गाय को भगवान ही मानते हैं, और गांधी जी का बेसिक आइडियोलॉजी ये था कि काउ स्लॉटर को रोको। काउ स्लॉटर, काव स्लॉटर ना, गाय के बच्चे जो होते हैं। ठीक है, तो ये जो आइडियोलॉजी, ये जो प्रिंसिपल है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, इसीलिए आर्टिकल 48 भी गांधीयन में आता है, गांधीयन प्रिंसिपल। अब काउ स्लॉटर को आप कैसे रोक सकते हैं? तो उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि आप गाय को पालिए। समझ रहे हो मेरी बात को? उसका रख रखाव करिए, उसका संरक्षण करिए। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा? इससे पूरे की पूरे स्टेट में इनका डेवलपमेंट होगा। समझ गए? बैल से लोग अपने खेत को जोतवाते हैं। समझ रहे हो? अच्छा, अब बात यह है कि इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या की? तो देखो एक संस्था है, बस आर्टिकल 48 खत्म हो गया। ठीक, एक संस्था, इसका नाम आईकार है, इसके फॉर्म्स भी आते हैं। किसी को इसका फुल फॉर्म पता है? इंडियन काउ, इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल
ऑफ एनिमल रिसर्च, एग्रीकल्चर, सॉरी, एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक, ये बहुत बड़ी संस्था है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भारत में जितनी भी बातें, जितने भी मैटर डेवलपमेंट होते हैं, वो सारे के सारे आईकार के अंडर में आते हैं। अब आईकार के अंडर में एक संस्था आती है, आईकार हो गया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आईकार के अंदर में एक संस्था आती है, उसका नाम है एनडीआरआई। एकदम ध्यान सुनना, तुमको बहुत मजा आएगा। आईकार के अंडर में आता है एनडीआरआई। एनडीआरआई का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। समझ गए? यहां पढ़ाई भी होती है, इंस्टीट्यूट, ठीक। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में करनाल नाम का जगह है, करनाल, हरियाणा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि एनिमल क्लोनिंग पूरे वर्ल्ड में की जा रही थी। 2012-13 की बात है, समझ गए? 2012-13 की बात है। एनिमल क्लोनिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। एनिमल क्लोनिंग क्या होती है समझो। एनिमल क्लोनिंग का मतलब होता है, क्लोनिंग करने का मतलब होता है कि क्लोनिंग करने का मतलब होता है कि किसी एक जानवर के, किसी एक एनिमल से या फिर किसी एक जीव के किसी पर्टिकुलर सेल को उठा लिए, अब उस सेल से उसके जैसा हूबहू एक जानवर तैयार कर दिया। दिस इज क्लोनिंग। मतलब अगर तुम्हारे बॉडी का हम एक रैंडम सेल उठा लें, कोई स्पेसिफाइड सेल उठा लें और उस सेल को किसी एक फर्टिलाइज्ड एग में डाल दें, एग कहीं और का फर्टिलाइज उसमें डाल दें, तो वो जब डेवलप हो तो हूबहू तुम्हारे जैसा इंसान नया डेवलप हो जाए। दिस इज क्लोनिंग। समझ गए? बोलते ना कि एग्जैक्ट क्लोन, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है? माइटोसिस में क्लोन्स पैदा होते हैं, एग्जैक्ट ऐसा ही होता है ना। माइटोसिस में क्लोन्स पैदा होता है? नहीं होता है। मियोसिस में क्लोन्स पैदा होते हैं। माइटोसिस वो होता है जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। हमारे जो सेल डिवीजन होता है, और जैसे कि जो प्रोजेनीज नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होती है, क्या वो अपने पेरेंट के एकदम एग्जैक्ट क्लोन होती है? क्या आइडेंटिकल होती है? हम लोग अपने पेरेंट्स से सिमिलर है, आइडेंटिकल है क्या? सिमिलर है ना, आइडेंटिकल तो नहीं है। मेयोसिस में आइडेंटिकल सेल्स बनती है, माइटोसिस में सिमिलर सेल्स बनती है, ठीक। अच्छा, अब देखो होता क्या है कि एक एग्जाम्पल तुमको बताते हैं। जो एग्जाम्पल किया गया था कि एक भैंस थी, समझ गए? उसका एक सेल लिया गया, ठीक। ध्यान सुनना, एक भैंस का सेल लिया गया और एक दूसरी भैंस का एग लिया गया, समझ गए? फर्टिलाइज करने के बाद एक एग लिया गया, तो एक हुआ सेल और किसी और भैंस का एग लिया गया और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहा होगा। इसके अंदर क्या रहा होगा? जेनेटिक मटेरियल। अरे बोलो, मतलब डीएनए। ये डीएनए इसके फादर और मदर का होगा, ठीक है? तो हुआ क्या कि ये जो सेल आया था किसी और बफेलो का, इस सेल, इसके अंदर का ये जो एग है, इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल को निकाल दिया गया बाहर और इसके अंदर इस वाले सेल को डाल दिया गया। और ये सेल जब डेवलप होता है पूरा, तो एकदम इस बफेलो के आइडेंटिकल डेवलप होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझ गए? इंडिया में इसको ट्राई किया गया, ठीक। एक बफेलो का एक सेल लिया गया था, शायद वो सेल उसके कान से लिया गया था, कान काट करके सेल हल्का से लिया गया था उसका, और उसको एक एग में डाला गया और उससे एक बफेलो बड़ी हुई, एक भैंस। उसका नाम भारत वाले रखे थे समरूपा। इंडिया में जो पहली क्लोन बफेलो डेवलप हुई उसका नाम रखा गया था समरूपा।
अभी तो डेवलपमेंट तो बहुत सारी चीजों पर हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत सारी चीजों पर हो रहा है, बहुत सारे बिल्ली कुत्ते सब पर डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों डेवलपमेंट हो रहा है? क्योंकि अगर हम लोग किसी एक क्लोन को तैयार करवाते हैं तो फिर हम लोग बहुत सारी बीमारियों का इलाज खोज पाएंगे, उस जानवरों में बीमारियां होने वाली हैं, हो रही हैं, उनका इलाज खोज पाएंगे, क्योंकि उनका जेनेटिक्स अगर हमारे कंट्रोल में होगा तो हम ये समझ पाएंगे कि जब उनको बीमारी होती है तो उनके मतलब किस बॉडी ऑर्गन में क्यों दिक्कत आ रही है, किस तरीके से फाइट करना है। तो भारत में जो पहली भैंस बनाई गई वो बनाई गई समरूपा। ये एक क्लोन्ड बफेलो थी, समझ गए? ये क्लोन्ड बफेलो थी। अब यहां से भैंस होते चले जाना। ये पैदा होने के बाद इसके लंग्स में इंफेक्शन हो गया और ये मर गई, डाइड, एक हफ्ते के अंदर। पैदा होने के एक हफ्ते के अंदर ही मर गई। इसका मतलब हो सकता है कि क्लोनिंग में कहीं दिक्कत हुई होगी, लंग्स में इंफेक्शन हो गया, या कोई और भी फैक्टर हो सकता है। फिर 2013 में ये सब कुछ कौन कर रहा है? एनडीआरआई कर रहा है। 2013 में फिर एक भैंस को क्लोन किया गया। ये भैंसें पैदा नहीं हो रही हैं, क्लोन करके आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जा रही हैं। किसी एक भैंस का सेल लेकर के आया जा रहा है, समझ रहे, किसी एक भैंस का सेल लेकर के आया जा रहा है। जैसे समरूपा नाम की जो भैंस बनाई गई थी, ये 3 भैंसें मिलकर बनी थी, क्योंकि समरूपा का शेल किसी एक भैंस से लेकर के आया गया था, फिर किसी एक भैंस का एग लेकर के आया गया था, और उस एग में से उसका जेनेटिक मेटेरियल निकाल के समरूपा का जेनेटिक मेटेरियल डाला गया था, और फिर इस एग को ट्रांसप्लांट किया गया था एक थर्ड भैंस के वुम्ब में। समझ गए? ये चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में आइडेंटिकल कॉपी तैयार की जा सकती है उस भैंस की जिससे समरूपा का सेल लाया गया है। तुम समझ गए? 3 भैंसें थी, 1 2 3। पहली भैंस से सेल आया, दूसरी भैंस का एग लिया गया और तीसरे में ट्रांसप्लांट किया गया। और जब वो समरूपा ये जब उस तीसरे वाले भैंस के वुम्ब में डेवलप हुई और जब पैदा हुई तो एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू द फर्स्ट बफेलो। समझ गए? अब आइडेंटिकल कैसे? चेहरे से नहीं, वो जेनेटिक, सेम जेनेटिक्स। तुम और तुम्हारे पेरेंट्स, उनका डीएनए मैच करता है। मेडिकल में फाइनल टेस्टिंग, अगर मान लो किसी को नहीं पता कि ये बेबी किसका है, और अगर वो क्लेम कर रहा है कि मेरे पेरेंट है, तो उससे डीएनए टेस्टिंग करवाती है गवर्नमेंट। समझ रहे हो? तो बेसिकली डीएनए सेम था। अब ये भैंस मर गई। फिर 2013 में एक और क्लोन्ड भैंस बनाई गई, क्योंकि हमको एक हेल्दी एंड परफेक्टली फाइन वर्किंग बफेलो चाहिए था। तो 2013 में एक भैंस बनेगी, उसका नाम रखा गया गरिमा, गरिमा फर्स्ट। अभी आगे के नाम सुनोगे तुम लोग और मजा आएगा। समझ गए? गरिमा फर्स्ट। गरिमा फर्स्ट वर्ल्ड की पहली क्लोन्ड बफेलो थी जो इंडिया में बनी। समझ गए? ये तो मर गई ना, ये हेल्दी नहीं रही। तो अगर ये हेल्दी नहीं है तो फिर डाउट होगा ना कि आपकी क्लोनिंग टेक्निक में कहीं दिक्कत है। इसीलिए गरिमा फर्स्ट को कहा गया कि ये पहली क्लोन्ड बफेलो है जो परफेक्टली हेल्दी है। समझे? अब इसके बाद एक और बफेलो बनाई गई, गरिमा सेकंड। ये भी 2013 में, 3-4 महीने, ये भी 3-4 महीने के बाद और ये भी 3-4 महीने के बाद। समझ गए? तो ये तो डेवलपमेंट हुआ ही, समरूपा, गरिमा फर्स्ट, गरिमा सेकंड, ठीक। फिर उसके बाद अपूर्वा, समझ गए? और इसके बाद ललिता। चारों क्लोन्ड सिस्टर्स, सिस्टर ही बोलेंगे ना, सेम जनरेशन सिस्टर बोलेंगे। अब आगे सुनो, आंटी मौसी सब बनेगा। आगे क्या हुआ? ये तो क्लोन्ड बफेलो थी, ये पैदा तो नहीं हुई थी, मतलब ये नेचुरल फर्टिलाइजेशन से पैदा नहीं हुए, ये सारे क्लोन किए गए, आर्टिफिशियल क्लोनिंग हुई इनकी। सेल के द्वारा जेनेटिक निकाल के सेल को इंटर करके सरोगेट मदर, समझते हैं आप? एक ऐसी मदर जिसके अंदर फर्टिलाइज सेल को इंप्लांट किया जाता है, वो सरोगेट हो जाता है। तो सरोगेसी के द्वारा इनको पैदा कर रहे हैं। इनका पूरा मटेरियल ही आर्टिफिशियल था, सब कुछ आर्टिफिशियल हुआ, ठीक। अब गरिमा सेकंड का पहला बेबी होता है, और ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ कि ये क्लोन्ड बफेलो एक नेचुरल बेबी को बर्थ दी। समझे? और इसका नाम था महिमा।
समझे? गरिमा सेकंड की बेटी है महिमा, ठीक? ये इसकी पहली बेटी है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा। वर्ल्ड में पहली बार एक क्लोन्ड बफेलो एक बेबी को बर्थ दी। हाँ, ये भी हेल्दी थी, ये सब हेल्दी है, मतलब समरूपा के बाद ये सारे हेल्दी हैं। और ये तो नेचुरल बर्थ है ना, तो इसका हेल्दी रहने का चांस ज्यादा है। दिक्कत यहां आ सकती है, इस क्लोनिंग में दिक्कत आ सकती है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हेल्दी तो दे आर परफेक्टली फाइन फीमेल, मतलब बफेलो। और ये फीमेल काफ थी जो बड़ी होगी बफेलो बनती, मेल काफ फीमेल काफ, ठीक? ये फीमेल काफ थी। गरिमा की दूसरी बेटी पैदा हुई करिश्मा, समझ गए? तो महिमा गरिमा सेकंड की बेटी। ये सारे सवाल 2013 के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन मॉड्यूल से, कि फर्स्ट क्लोन्ड सक्सेसफुल हेल्दी बफेलो कौन है? गरिमा सेकंड। अब बात है कि सर गरिमा फर्स्ट क्यों नहीं? क्योंकि गरिमा सेकंड में बहुत स्ट्रेंज बात हो गई। गरिमा सेकंड इन चारों में से पहली ऐसी बफेलो थी जो सबसे जल्दी प्यूबर्टी अटेन कर ली, 19 महीनों में, 19 मंथ में प्यूबर्टी अटेन कर ली, इसीलिए इसकी प्रेगनेंसी जल्दी हुई और 2 बच्चे पैदा हो गए। पहले महिमा, फिर करिश्मा, समझ गए? अपूर्वा का बेटा पैदा हुआ और अपूर्वा के बेटे का नाम शायद स्वर्ण है, स्वर्ण, ये मेल काफ है, समझे? तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गरिमा सेकंड, क्योंकि ये फर्स्ट सक्सेसफुल हेल्दी, मतलब फर्स्ट तो ये है लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल हो गया ना, प्यूबर्टी जल्दी आई फिर भी हेल्दी, इसके 2 बच्चे हो गए महिमा, तो प्यूबर्टी जल्दी आई तो इसका प्रेगनेंसी जल्दी हुआ, तो इसकी ये महिमा लड़की, नॉट लड़की, फीमेल काफ जल्दी पैदा हो गई, समझ रहा है? तो दिस वाज द रिकॉर्ड, और ये सब कुछ कौन किया? एनडीआरआई, ठीक है? इंडिया में हुआ ये, तो ये थोड़ा सा रिलेट रखता है, इससे थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, ठीक? आई कार, इसको आई कार पढ़ते हैं, ICAR भी आप पढ़ सकते हैं, इन जनरल इट इज प्रोनाउंसिएटेड एज आई कार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल भी कह सकते हैं ना, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर ज्यादा सही है, एग्रीकल्चर कम सही है। एनडीआरआई क्या हो गया? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई कार का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। एनडीआरआई का हेडक्वार्टर कहां पे? करनाल, हरियाणा, समझ गए? एनडीआरआई अभी एक क्लोन बफेलो डेवलप किया जिसका नाम क्या था? गरिमा फर्स्ट, गरिमा सेकंड, अपूर्वा, और उसके बाद अभी जो महिमा बेटी है, किसकी बेटी है? गरिमा सेकंड, समझ गए? उसकी सेकंड बेटी का नाम क्या है? करिश्मा। उसका नाम कंफर्म नहीं, बट चेक कर, जरूरत नहीं हालांकि, लेकिन फिर समझ लीजिए उसका एक बेटा हुआ है, समझ गए? तो महिमा की ये तीनों मौसी है, समझ गए? ठीक है, और बस नोट करिए 48A हेडिंग लगा लो, सारे छोटे छोटे हैं, फटाफट बता दो। आर्टिकल 48A, तो 2 बातें हैं। पहली बात, ये जोड़ा कब गया था? तो अगेन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा गया था, तो एडेड, क्योंकि एक्स्ट्रा इंसर्टेड आर्टिकल है ना, ए दिखा रहा है ये चीज कि ये जोड़ा गया है बाद में, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ईयर फिर से वही 1976, और ये कहता है कि देखो आप चलते हैं 47 से, फिर 48, फिर 48A, 49 और 50 होता है नेम्स, और इसमें आपको क्या करना होता है कि M और E, ये जो मी है, इस मी को एक्सचेंज कर देना होता है, E को इधर और M को इधर कर देना होता है, तो ये बनेगा NA EMS, ये हो गया तुम्हारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसके बाद A एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद E एनवायरमेंट। तो 48A ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ, ये कहता है
प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स का मतलब क्या? सुरक्षा करने के तरीके से, ठीक है, सुरक्षा करने के तरीके बनाना। सेफगार्ड्स ऑफ सॉरी सेफगार्ड्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट मतलब जंगल, वाइल्ड लाइफ का मतलब जंगल में रहने वाले जीव जंतु, उनकी सुरक्षा करेगा आर्टिकल 48A, ठीक। इसके बाद तो यहां पे हो गया एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ में वाइल्ड लाइफ। इसके बाद एम आता है मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन, और एस क्या है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसको पहले यहां लिख लेते हैं साथ में। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 आर्टिकल 49 ये कहता है कि मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्रोटेक्शन, पूरा स्टेटमेंट देख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स कॉमा प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स धरोहर, उनका सुरक्षा करना, ठीक, सरकार उनकी सुरक्षा करेगा। और हम लोग अभी पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें हम लोग की ड्यूटी भी है मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करना। मॉन्यूमेंट्स में क्या हो गया? जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, पार्लियामेंट हो गया, है ना, संसद भवन, जिसके सामने अभी आंदोलन चल रहा था, ठीक है, लेकिन चल नहीं पाया। संसद भवन के सामने जा ही कहाँ पाए लोग ना, संसद भवन के सामने जा पाए? नहीं जा पाए ना। और उसके बाद आंदोलन नेशन वाइड हो गया हर जगह। बिहार में पुलिस पहुंची थी, तुम देखोगे ना, तो बिहार में धमकी दे रहे थे, तो वो बोला कि सुनिए ना, गैस का गोलवा नहीं लाए क्या, है ना। तो फिर वो गर्म पानी का सब ऐसे बौछार कर, सब उसमें गाना जाके नाच, है ना। तो उसमें तो गाना लगाए थे, नाच, आइए ना हमारा बिहार में, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन करेंगे आप, और उन जगह का, जो जगह नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जो जगह नेशन के लिए, नेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे कि कोई पार्क हो गया, ठीक है, घाट हो गया, जहां पर जैसे कि स्मारक हो गया, किसी का जो स्मारक बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल बीएचयू के सामने मदन मोहन मालवीय की मूर्ति बनी हुई है ना, तो वो भी तो इंपॉर्टेंट ही है। अब उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, सरकार उसकी सुरक्षा करेगी। अब सरकार क्या सुरक्षा करेगी? अब मान लो मूर्ति आधी टूट गई, तो इसका ये मतलब नहीं कि मूर्ति आधी टूटले पड़ी रहेगी सदा सदा के लिए, ठीक है, सरकार उसको फिर से ठीक करवाएगी, ठीक है, उसका रेनोवेशन करवाएगी सरकार, ठीक। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, जैसे कि झंडा, है ना, झंडा, या फिर अगर मान लीजिए झंडे के अलावा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो देश के लिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए कहीं पर संविधान की किताब गिरी हुई है ना, तो सरकार उसकी सुरक्षा करवाएगी। नहीं, पुलिस का, सरकार का दायित्व है कि ऐसे सड़क पे संविधान की किताब बिक रही है और वो हर जगह फेंकी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग अपने मान लो कोई कोचिंग वाला है, वो अपने पैम्पलेट के ऊपर झंडे का वो छपवा दिया और वो सबको पैम्पलेट बांट रहा है, तो पैम्पलेट बंटने के बाद क्या होता है तुम लोगों को बताइए, है ना, रोड पे पूरा सज जाता है वो। तो सरकार इन चीजों का ध्यान रखेगी। दिस इज आर्टिकल 49। इसके बाद आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 ये कहता है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, ठीक, इनके पावर सेपरेट रहेंगे। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर जुडिशियल लेजिस्लेचर है या फिर जुडिशियल एग्जीक्यूटिव, है ना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वो जो, हाँ, है ना, जूडी की एक्स
सेपरेट हो गई। ठीक है, जूडी मतलब जूडी जो एक्स थी, अब ऐसे अगर जूडी वॉज एक्स, एक्स समझते हैं, और एक्स का जो भी समझते हैं, ठीक है, जूडी जो एक्स थी वो सेपरेट हो गई अलग ना, इसलिए वो एक्स बन गई। ठीक है, एक्स बन गया, इट कैन बी जूडा, लेट से, व्हाई इट ऑलवेज हैज टू बी जूडी, इट कैन बी जूडा। ठीक है, जूडा हैज बीन सेपरेटेड एंड इट हैज बिकम एक्स। ठीक है, तो जूडी और एक्स ध्यान रखना, बस सेपरेशन इन्हीं का होगा। ठीक है, और आर्टिकल 50 आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि 100 को अगर आधा आधा करोगे 50-50% तो सेपरेट हो जाएगा ना, इक्वल। तो आर्टिकल 50 में सेपरेशन है, और किसका सेपरेशन है वैसे ध्यान रखें, जूडी की एक्स। ठीक, दिस इज आर्टिकल 50। अब आते हैं आर्टिकल 51, लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 51। अब मेरे द्वारा तुम कभी नहीं पढ़े हो तो सुन लो ध्यान से। आर्टिकल 51 उन सारे चीजों के बारे में बात करता है जो चीजें, आर्टिकल 51 उन सारे पहलुओं के बारे में बात करता है, उन सारे मुद्दों के बारे में, मैटर के बारे में बात करता है, उन सारी संभावनाओं के बारे में बात करता है जो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है। इंटरनेशनल पीस का मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति। बहुत सारे देशों में आपस में शांति मेंटेन होनी चाहिए, पीस मेंटेन होना जरूरी है, समझ गए? तो अगर तुम इसका एक कीवर्ड ढूंढ रहे हो तो वो तो हो गया इंटरनेशनल पीस। अब इंटरनेशनल पीस कैसे कैसे प्रमोट की जा सकती है? तो नंबर 1, एक दूसरे के साथ एक ऑनरेबल रिलेशनशिप मेंटेन करना। हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ एक ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल रिलेशन मेंटेन करेगी, समझ गए? तो रिस्पेक्टफुल रिलेशन अमॉन्ग नेशंस। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जाते हैं हर देश में अवार्ड लेके आ जाते हैं, ठीक है, और पता है ना अवार्ड बना करके भी चिपका दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, कि मतलब आ रहे हैं तो अवार्ड एक तो बना दो, मेरे पास कोई अवार्ड नहीं है तो फिर भी फिर बनाओ। वो अवार्ड ऐसा होता है ना, न्यूज आती है ना कि ये अवार्ड जो आज तक किसी को नहीं मिला था, वो उस देश ने किसको दिया? नरेंद्र मोदी को। वो किसी को क्यों नहीं मिला था? क्योंकि कल के पहले वो था ही नहीं, है ना। फोन चला जाता है कि अवार्ड बना दो, मतलब मोदी की बात नहीं कर रहे हैं हम, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात क्यों करें, है ना, डिस्क्लेमर। आप समझदार हैं। वाई टू टॉक अबाउट नरेंद्र मोदी, है ना, इट इज द मैटर टू टॉक अबाउट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के बारे में बात करना बनता है। क्यों बात करना बनता है? फेलियर ऑफ गवर्नेंस की वजह से नरेंद्र मोदी गवर्न नहीं कर पा रहे देश को। नरेंद्र मोदी देश को क्यों नहीं गवर्न कर पा रहे? क्योंकि चाहे जो भी हो, सिटीजन्स जो हैं, सिटीजन्स को आप अपने तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट। समझ में आ रहा है? आपके पास तरीके होने चाहिए जिन तरीकों से आप सिटीजन्स को, जनता को ट्रीट करेंगे, और वो भी वो जनता जिनमें कई सारे लोग तो 18 साल के हैं भी नहीं। अरे दिल्ली की बात कर रहे हैं, 18 साल के तो कई सारे लोग भी नहीं है। अब एक फोटो वायरल हुई, हम देखें इंस्टाग्राम पे, वो फोटो रियल है कि फेक है? उसमें एक लड़की है जिसके ऊपर एक पुलिस वाला चढ़ा हुआ है ना। न्यूज तो मतलब ऐसे कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, कई बातों पे आप बिलीव नहीं कर सकते कि लड़की के ऊपर चढ़ के पुलिस वाला चला गया, एक लड़के को चढ़ के चला गया, लेकिन इससे कम ब्रूटल चीजें हुई हैं तो इससे ज्यादा ब्रूटल चीजें भी हुई हैं। क्योंकि ये तो हम खुद से देखे हैं कि वहां पर एक महिला है और उसकी बेटी है, चार तरफ पुलिस है, उसका वीडियो हम डाला था यूट्यूब पर, पुलिस वाले डंडे से मार रहे हैं, उसकी मां को भी चोट लगी बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? हम वीडियो में क्या बोले थे उस दिन, जो हम वीडियो अपना डाले थे उसमें हम क्या व्यू एक्सप्लेन कर रहे थे कि ठीक है, दिल्ली पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, गवर्नमेंट का ऑर्डर था, लेकिन चाहे वहां जो भी पुलिस है, खुद का तो सेंस काम करता है। आप पुलिस वाले आप चीजों को ढंग से हैंडल कर लेते। अगर आपको हटाना था तो आप ये कह दिए होते डायरेक्ट कि देखो हट जाओ, हम लोग को ऑर्डर है, किसी न किसी बाई एनी मीन्स हम तुमको हटा ही देंगे, हमको मारने की जरूरत पड़ी तो हम बुरा मारेंगे भी तुमको, ये बात कह दिए होते। लेकिन ये बात नहीं बोले, वो सीधे स्टार्ट कर दिए। राहुल गांधी अभी अपने कल के स्पीच में क्या बोले?
राहुल गांधी बोले कि पुलिस वाले मुझे मार रहे थे, और उसी में पुलिस वाले मेरे कान में धीरे से ये भी कह रहे थे कि सर सरकार को जल्दी हटाइए। अब वो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? लेकिन अब ये चीज 2029 में दिखाई देगी? दिखेगी ना? नहीं, उसके पहले अगले ही साल यूपी में दिखाई देगी, 2027 में, क्योंकि यूपी में विधानसभा का चुनाव है। इस समय सबसे डरा हुआ प्राणी कौन है पता है? आदित्यनाथ योगी। क्यों डरे हुए प्राणी है वो? क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट पूरे भारत में इस समय डिफेम हो रही है, नोटोरियस तरीके से जानी जा रही है, बुरे काम करने के लोग जान रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि तुम सुनी सुनी बातों को लेकर के किसी को बुरा बोल दोगे, लेकिन ये भी तो बात नहीं है ना कि ऐसा तो नहीं कि तुम अंधे हो, तुम चीजों को देख भी तो रहे हो। अब तुम चीजों को जो देख रहे हो, बात यह है कि दुनिया के सारे वीडियो फेक तो हो नहीं सकते, ना ही इतना किसी के पास टाइम है कि बहुत सारे वीडियोस को फेक जनरेट करके यूट्यूब पर डाला जाएगा, इंस्टाग्राम पर डाला जाएगा। और अगर टाइम होता इतना सारा वीडियो फेक जनरेट करने का, तो 20 जुलाई के पहले क्यों नहीं समय था इतना किसी के पास? 20 जुलाई को ही वो क्यों हुआ? है ना? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड नहीं कर रही, ये सिर्फ कह देने मात्र से कि हम सब ठीक करेंगे, स्टूडेंट के लिए वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पिछले 10 साल में 150 पेपर लीक हो जाते हैं और 1% भी कन्विक्ट नहीं होता है। पूरी स्टेटमेंट दे रही है कि हम प्रिवेंशन डिटेन किए थे। किस चीज को प्रिवेंट कर रहे थे आप? हम वीडियो में इस बात को, जो 1-1.5-2 मिनट का वीडियो डाले थे, उसमें प्रॉपर इस बात को कह नहीं भाई किस चीज को आप प्रिवेंट कर रहे थे, क्या हो रहा था, ऐसा क्या प्रिवेंट कर रहे थे? लोग खड़े होके सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से अपने अधिकारों की डिमांड कर रहे थे, क्या प्रिवेंट करने चले गए आप वहां पर? गवर्नमेंट ऑर्डर, तो आप इस बात का रिटर्न ऑर्डर आप क्यों नहीं दिखाएं? अगर पुलिस आपसे पूछताछ करती है या फिर अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करती है, देयर हैज टू बी रिटन ऑर्डर। आप क्यों नहीं दिखा रिटर्न ऑर्डर? और खड़े होना तो मेरा अधिकार है। क्या दिल्ली में मार्शल लॉ लगा हुआ था? क्या दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ था? क्या दिल्ली में इमरजेंसी लगा हुआ था? नहीं। फिर भी कितनी अच्छी किस्मत है तुम लोगों की कि तुम लोग ऐसे टाइम पर पैदा हुए हो कि तुम लोग कोरोना विटनेस किए, तुम लोग दिल्ली का मूवमेंट विटनेस किए, तुम लोग डीमोनेटाइजेशन विटनेस किए, तुम लोग आर्टिकल 370 का रिवोक विटनेस कर रहे हो, और तुम लोग ये सब विटनेस कर रहे हो। समझ रहे हो? तुम लोग मोदी का ग्रैंड जीत देखे, है ना? तुम लोग 300 पार होते हुए देखे, और 400 बोलते बोलते 200 के नीचे आते हुए देखे, और अभी तुम लोग मतलब 200 के, और अभी तुम लोग और भी कुछ देखोगे 2029 में, है ना? वो तो तुम ही लोग करोगे ना। 2029 में जो करना है वो तो आप ही से उम्मीद है, और की थोड़े 18 के हो चुके हो तुम, कहिए जो तुम करोगे 29 में तुम करोगे, हम भी करेंगे। समझ रहे हो? हम कई बार नोटा पर वोट देके चले आते हैं कि नन ऑफ दी, आई डोंट वांट एनी ऑफ देम, लेकिन इस बार हम नोटा पे वोट नहीं देंगे। कहां देंगे नहीं बताएंगे, समझदारों के लिए सारा काफी होता है। समझ रहे हो मेरे बात को? तो बस ये बात है, ठीक है। और आर्टिकल, भारत के संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में कि इंटरनेशनल पीस, अरे पहले इंटरनल पीस तो प्रमोट कर लो। इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर जा रही है कि भारत में स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया इस बात को क्रिटिसाइज कर रही है। सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर की गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में चर्चा कर चुकी, लेकिन जिसको एक्चुअल में चर्चा करनी चाहिए वो चर्चा का च भी नहीं कर रहा है, सिर्फ चाय पी रहा है। बात में आ रही क्या? अरे चाय ही तो पिएगा ना, और क्या पिएगा? दुकान के अगर चाय फिर दे तो तुम क्या चाय पियोगे? मतलब देखो, क्रिटिसाइज करने के तरीके होते हैं ना। किसी का नाम लेकर के तुम क्रिटिसाइज क्यों करोगे? तुम्हारे से पर्सन दुश्मनी क्या है? 5 करोड़ रुपए का तुम्हारे ऊपर फाइन लग जाएगा। हम सीधे साधे से आदमी, मेरे खिलाफ अगर एनएसए लग जाएगा तो हम कहां के रह जाएंगे? बात में वो तो अच्छी बात है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम हैं, कि हम अपनी बात को खुले तौर पर रख पा रहे हैं। समझ रहे ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, है ना? कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो दिस इज आर्टिकल 50। अब इसमें क्या क्या है? इंटरनेशनल पीस प्रमोट करने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं? आप रिस्पेक्टफुल रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं अलग अलग देशों के बीच में। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई जाती है, इंटरनेशनल लॉ बनते हैं जो, और ट्रीटी बनती है ना, उनका रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटी क्या होती है? ओजोन लेयर की सुरक्षा, कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत का संरक्षण। आपको अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ाएंगे, जेनेवा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक दिन बैठ के पढ़ाएंगे, मतलब बढ़िया से बोर्ड पर, क्योंकि प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आता है पेपर में कि ये प्रोटोकॉल क्यों साइन किया गया, इन चारों में से कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन के लिए, कौन सा प्रोटोकॉल क्लाइमेट के लिए है, कौन सा प्रोटोकॉल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है।
तो वो हम लोग पढ़ लेंगे, ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं है, 10 या 11 प्रोटोकॉल, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11, वैसे ही प्रोटोकॉल भी 10 या 11 है। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है तो बहुत सारे, लेकिन पेपर में आपके बस 10-11 आते हैं, उनमें से 4-5 बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद आप इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए और क्या काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए आप डिफरेंट जो एग्रीमेंट्स साइन किए जाते हैं अलग देशों के द्वारा ग्रुप बना करके, आप उन ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, उनकी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और उन एग्रीमेंट्स को साइन कर सकते हैं, उसमें अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, समझ रहे हो। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन 1991 में जो हुआ था, है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से डिफरेंट कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ करके बिजनेस स्टार्ट कर पाए, हमारे लोग बाहर जा पाए, हम लोगों को अलग अलग देशों के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का मौका मिल पाया। दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। खैर, तो आर्टिकल 51 इसी के बारे में बात करता है, इंटरनेशनल पीस, और कैसे प्रमोट करेंगे, ऐसे प्रमोट करेंगे। समझ गए मेरे बात को, नोट कर लो।